नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज हम डायबिटीज सीरीज नो योर डायबिटीज का 9वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तक हम इंट्रोडक्शन डायबिटीज़ के, इसमें क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, क्यों खाया जाए, पानी कैसे पिया जाए, डायबिटीज़ की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आप अपना डॉक्टर कैसे चुनें, इस सब पर बात कर चुके हैं। एक्सरसाइज पर बात कर चुके हैं, प्राणायाम पर बात कर चुके हैं। आज का एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रिगार्डिंग कि दवाइयाँ क्या खाई जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके बारे में डिस्कस करते हुए मुझे थोड़ी रिलक्टेंस भी हो रही थी कि डायबिटीज़ का पेशेंट कहीं सेल्फ ट्रीटमेंट लेना न शुरू कर दे, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज एक स्पेशलाइज्ड काम है जो केवल एक डॉक्टर जिसको डायबिटीज़ के इलाज देने में तजर्बा है उसी केवल को करना चाहिए। इसके अंदर चाहे डॉक्टर प्लेन MBBS हो, MD हो, DM हो, तीनों ऑलमोस्ट सेम इलाज कर सकते हैं अगर उनको डायबिटीज़ के बारे में ट्रेनिंग हो और तजर्बा हो, क्योंकि डायबिटीज़ एक बॉडी सिस्टम की बीमारी है। तो मेरा सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि इसको सुनकर आप अपना इलाज कभी खुद मत करना अगर आप लेमैन हो। तो डायबिटीज़ का इलाज हम शुरू से बात करेंगे जब से दवाइयाँ इजाद हुई। डायबिटीज़ के इलाज में आप प्री 1920 और पोस्ट 1920 इस तरीके से देखो। 1920 से पहले हमारे पास डायबिटीज़ का कोई इलाज ही नहीं था। सारे दुनिया के डॉक्टर और लिटरेचर इससे भरा हुआ है 1920 से पहले, अगर कुछ अवेलेबल भी है तो, कि डायबिटीज़ के पेशेंट को कम खिलाया जाए। और दूसरा डिस्कशन ये होती थी कि हाई कार्बोहाइड्रेट दे या लो कार्बोहाइड्रेट दे, हाई प्रोटीन डाइट दे या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे, और इसी पर ही डिस्कशन चलती रहती थी और कोई नतीजा नहीं निकलता था। पर यह बात का पक्का था उस ज़माने में कि 1920 से पहले की पेशेंट को कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाए। तो पेशेंट बेचारा सूखा कमज़ोर रहता था, उसको मर तो जाना होता था। डायबिटीज़ से नहीं मरेगा तो कम खाने से, भूख से मरेगा। तो किस्मत बहुत ख़राब थी एक डायबिटिक मरीज़ की 1920 से पहले। फिर चमत्कार हुआ, डायबिटीज़ के लिए एक डिस्कवरी हुई रिगार्डिंग इंसुलिन की। ये इंसुलिन पैंक्रियास से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता था, या तो सूअर के पैंक्रियास से या काउस के पैंक्रियास से। और इसके बाद डायबिटीज़ का इलाज आया और डायबिटिक मरीज़ों की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब देखा गया कि सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक होते हैं वो देने से कुछ फौजियों का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वुंडेड थे ब्लड शुगर लो जाने लगा, तो उन्होंने सल्फोनाइड के डेरिवेटिव या उसकी सिस्टर ड्रग्स सल्फोनाइल यूरियाज की डिस्कवरी की जो डायबिटीज़ में यूज़ होने लगे। और 1950 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 75 साल हो गए हम सल्फोनाइल यूरियाज का यूज़ कर रहे हैं। पर्सनली मैं सल्फोनाइल यूरियाज के बहुत फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज से 12-14 साल पहले, जो एक्सपर्ट ओपिनियन में छपा था कि सल्फोनाइल यूरियाज किस प्रकार से नुकसान कर सकते हैं। और अब तक मेरी अपनी नॉलेज में कोई एक भी स्टडी ये नहीं है जो दिखाती है कि डायबिटीज़ में अकेले मेरा पहले सुन लीजिए सल्फोनाइल यूरियाज देने से, बाकी कोई दवा ना देने से किसी पेशेंट को बेनिफिट हुआ हो, क्योंकि सल्फोनाइल यूरियाज के अलग साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और सल्फोनाइल यूरियाज अकेले यूज़ नहीं किए जाते और इसके साथ बाकी दवाइयाँ ज़रूर मिलाई जाती हैं। और उसके बाद मेटफॉर्मिन या फेनफॉर्मिन, जिनको हम बाइगोनाइड्स कहते हैं, इसका दौर आया। शुरू में तो अमेरिकन्स ने मेटफॉर्मिन को यूज़ करने से ऑलमोस्ट रिलक्टेंस दिखाई और ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया, ये कहते हुए कि इससे लैक्टिक एसिडोसिस होता है, और दुनिया में ये डिसरिप्यूट में चली गई मेटफॉर्मिन दवाई, जो आजकल मैक्सिमम यूज़ की जाती है। और हम इंडियंस बीइंग फॉलोअर्स ऑफ अमेरिकन मेटफॉर्मिन को बदनाम ही करते रहे टिल 1995। उसके बाद जब इसको बिल्कुल क्लियर किया गया और 1995 के बाद ये यूज़ किया जाने लगा,
तो मेटफॉर्मिन एक बहुत तेज़ी से दुनिया में फैली और आज ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में नंबर 1 दवाई है। सो मच सो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट ही मेटफॉर्मिन पर होती है तो उसको मेटफॉर्मिन दी जाती है। फिर एक और ग्रुप है ग्लिटाजोन्स का। ग्लिटाजोन में सबसे पहले तो ट्रोग्लिटाजोन पास आया, मैंने यूज़ किया हुआ है। 70 रुपये की गोली आती थी तकरीबन, बट 1 साल में ये बैन कर दी गई क्योंकि इससे लिवर डैमेज होता था। फिर रोज़िग्लिटाजोन, इसकी एक दूसरी सिस्टर ग्रुप थी, वो भी कुछ साल पहले बैन हुई क्योंकि उससे हार्ट अटैक वो कहते थे बढ़ जाते हैं। और इसका तीसरा ग्रुप पायोग्लिटाजोन का है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंडिया में क्योंकि सस्ती दवा है। बट ये भी बीच में थोड़े दिनों के लिए बैन की गई थी, ये कहते हुए कि ये ब्लैडर के कैंसर बढ़ा सकती है, या अगर 10 साल यूज़ किया जाए तो देखा गया है कि एनिमल स्टडीज़ में ब्लैडर कैंसर बढ़ जाते हैं। पर ये दवा भी इतनी अच्छी नहीं है। बट उसके बाद दवाई जो बाई चांस इंसिडेंटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली मिली है वो है SGLT1 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT1 इंटेस्टाइन में होती है, उसकी बात अब फिर कभी करेंगे। SGLT2 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं वो न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, वो हमारे किडनी के लिए भी हेल्प करते हैं और वो हमारे हार्ट अटैक को भी कम करते हैं और माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाते हैं। और एक और ग्रुप है ग्लिप्टिन्स का, जिसमें सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनलीग्लिप्टिन वगैरह आते हैं, लीनाग्लिप्टिन। ये ग्रुप अच्छा माना जाता है क्योंकि शुगर लो इतनी नहीं करता, बट इसका एडवांटेज ऐसा नहीं है कि इसे शुगर कम करने से कोई हार्ट अटैक कम हुए हो। अब तक पूरे लिटरेचर में, पूरी स्टडीज़ में डायबिटीज़ के इलाज में इंसुलिन को छोड़कर 2 ही दवाइयां हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल हमारे हार्ट को फ़ायदा करती हैं, वो है मेटफॉर्मिन और SGLT2 इनहिबिटर्स। अब किस पेशेंट को क्या दवा दी जाए, मैं अपने पहले वीडियोस में भी आपसे बात कर चुका हूं कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के केवल 4 प्रिंसिपल हैं। एक तो है जिस के बारे में मैं अभी बात नहीं कर पाया, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। वो हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही कम करते हैं, इस तरीके से शुगर का पीक नहीं आने देते। फिर यह है SGLT2 इनहिबिटर, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन में निकाल देते हैं। फिर हैं जो इंसुलिन की एफिशिएंसी जो ऑलरेडी बॉडी में अवेलेबल है, मेटफॉर्मिन और ये जो है ग्लिटाजोन्स। और फिर हैं जो इंसुलिन सिक्रीटर है, जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि आपने खाना खाया है नहीं खाया, सल्फोनाइल यूरियाज, या है अगर आप खाना खाएं तो इंसुलिन सिक्रीट करें, और उनमें आते हैं ग्लिप्टिन्स। तो ये 4 ग्रुप हैं जो हर डॉक्टर अपने बुद्धि के हिसाब से अपने मरीजों को देता है। अब इसमें ये कहना कि केवल 4 ही दवाइयाँ हैं तो हर एक डॉक्टर जाकर सेम दवा देगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से एक अच्छी कुक, एक अच्छी लेडी, एक अच्छी टैलेंटेड जो पर्सन कुक है किचन में, उसको सेम मसाले, सेम सब्जियां दोगे और स्वाद हर एक का डिफरेंट आएगा। 3 लेडीज़ के कुकिंग का स्वाद डिफरेंट होगा, 3 कुक्स का 5 स्टार में सेम मसालों, सेम रेसिपी से टेस्ट डिफरेंट आएगा। उसी तरीके से अलग अलग डॉक्टर सेम दवाइयों के मिक्सचर देने से रिजल्ट डिफरेंट देते हैं, क्योंकि किस पेशेंट को क्या दवा कितनी मात्रा में दी जाए पे इलाज डिटर्मिन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये फाइनल जो था, मैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत जोर नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि आप अपने डॉक्टर पे फेथ करें और उससे अपने लिए सूटेबल इलाज लें, क्योंकि ये आपके एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, आपकी किडनी पर असर कितना है उस पर डिपेंड करता है, आपका वेट कितना है उस पर डिपेंड करता है, आपका पॉकेट कितना है कि आप लाइफ लॉन्ग कौन सी दवाई ले पाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सरसाइज कितनी करते हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है, इरेगुलर लाइफस्टाइल है, तो SGLT2 इनहिबिटर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि अगर आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि ये हार्ट अटैक भी कम करते हैं। और इनफैक्ट ये ड्रग ऑफ चॉइस कार्डियोलॉजिस्ट के लिए बन गए हैं,
क्योंकि ये इजेक्शन फ्रैक्शन जब कम होता है तो उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं और कार्डियोमायोपैथीज में हेल्प करते हैं। तो अपना ट्रीटमेंट आप खुद कभी नहीं कर पाएंगे, बट प्रिंसिपल्स आपको डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के पता होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ये डायबिटीज़ सीरीज़ कंप्लीट हो रही है, उसको एक मुझे बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसके बाद मैं सोचूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मैं इसके बाद मेडिकल साइंस से रिलेटेड ही मोटिवेशनल और वैसे वीडियोस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा, जो अब मैं शुरू करूंगा एक नई सीरीज़। और उसके साथ बीच में, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, मैं फलों पे, जो निगलेक्टेड फल है जैसे शहतूत है, इन पर आगे वीडियो बनाता रहूँगा और जो जो मन में आएगा मैं करूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि मेरे अगर ये पूरे 8 के 8 या 9 होंगे तो इनको आप देख लीजिए सारे, एक एक करके मैं इसका लिंक साथ में दे दूंगा। और उसे आप लाइक माइंडेड जिज्ञासु लोगों को और जो डायबिटिक है उनको ज़रूर आगे शेयर कर लीजिए, कि अगर वो इन सबको जो 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के हैं अगर वो देखेंगे तो उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज़ की नॉलेज हो जाएगी और उससे लाइफ आगे जीने में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।